अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, यस मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा तो पहले हम लेक्चर करेंगे, ठीक है? उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को मैंने मेंशन किया था उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि उसकी असेसमेंट हो सके। आप लोगों की जो असेसमेंट जो अब स्टार्ट होनी है वीकली वाली वो हर लेक्चर में होगी, स्टूडेंट्स वाइज़। जिस तरह मैं आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेंड कर दिया करूँगी लेकिन लेक्चर भी होगा, ठीक है? चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज का छोटा-सा है। कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। एक्सक्यूज़ मी। वेट अ सेकंड। जी, बताएँ? मैम मुझे आपसे पूछना था, आपने पिछले लेक्चर में बर्किट इम्फोमा हम लोगों ने पढ़ा था ना, जिसमें आपने बताया था नॉन हॉजकिन और हॉजकिन का, कि नॉन हॉजकिन में हमारे बी सेल्स आ जाती हैं और साथ में तब आपने बताया था लिम्फेटिक भी आ जाते हैं या लिम्फ्स वगैरह भी ना इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो हॉजकिन में भी आपने कहा था कि लिम्फोसाइट्स जो हमारे इन्वॉल्व हैं। तो हाँ काइंडली जी। ना एक दफ़ा ये मिक्स हो रहा है कि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन में जी, मतलब मैंने आज नॉन की स्लाइड में हाँ, बच्चे बात सुनिए। आज की स्लाइड्स में मैंने हॉजकिन और नॉन हॉजकिन का डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने इसलिए यस ऐड कर दिया है। आई नो कि ठीक। कन्फ्यूजिंग होगा, सो वो एक स्लाइड है वो हम पढ़ेंगे, वो आपके पास भी आ जाएगी, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू। चलो जी। I'm going to start the lecture. I'm going to mute all of you. If any question or any issue, you can tell me during the lecture or after the lecture. अनम, आप मुझे अब बता रही हैं, आपका तो मेरा ख्याल है नाम भी होगा, आपकी अपनी भी असेसमेंट है। चलें लेट्स सी। आपको सबसे पहले आपका ही क्वेश्चन करके आपको मैं भेज दूँगी। अच्छा, लेक्चर भी छोटा ही है। So our today's lecture is about tumor markers. So there are a number of tumor markers that are associated with a number of cancerous conditions in the serum. आप उन ट्यूमर मार्कर्स के ब्लड लेवल्स चेक करते हैं, बट रिमेंबर दैट ट्यूमर मार्कर्स आपको जो है वो कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं देते, वो सपोर्टिव एविडेंस दे सकते हैं आपको, या अगर किसी ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्ड में आप उनका लेवल चेक करना चाहते हैं, आज इन कि if the patient is responding to the treatment, their level will be decreased, and if not, then it will be same or it may increase. So कुछ tumor markers हैं जो different conditions के साथ associated हैं. Like here you can see breast cancer में CA125. What is CA125? Cancer antigen होता है, so it's a tumor marker जो raised होता है breast cancer में. CEA भी breast cancer में raised होता है. This is carcino embryogenic antigen. CEA stands for carcino embryogenic antigen. और ये दो markers breast cancer में भी raised होते हैं. Here you can see pancreatic cancer में भी ये दोनों raised होंगे, ovarian cancer में भी raised होंगे, ठीक है? और इसके अलावा lung cancer में. So tumor markers किसी एक के साथ specifically कम ही होते हैं. Usually they are associated with the number of cancers. So you have to learn कि किस किस में रेज होंगे. इधर देखिए लिवर कैंसर में AFP है. AFP अल्फा फीटोप्रोटीन को कहते हैं, सो दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर कैंसर. स्टमक कैंसर और कॉलन कैंसर, इन दोनों में CEA और कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन रेज होता है. प्रोस्टेट कैंसर में PSA रेज होता है. व्हाट इज PSA? इट इज प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, सो प्रोस्टेट से रिलेटेड है तो प्रोस्टेट कैंसर में रेज होगा. टेस्टिकुलर जो कैंसर होता है उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन भी रेज होता है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो यूजुअली प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है, सो जो प्लेसेंटा से आता है, बट दैट इज आल्सो रेज्ड इन द टेस्टिकुलर कैंसर. So the
tumor markers should not be used as a primary tool for cancer diagnosis or screening, but they may be used to monitor the tumor recurrence and response to the therapy. Definitive diagnosis is made by biopsy. So here are a number of tumor markers that are associated with number of cancerous conditions like alkaline phosphatase that is raised in Paget's disease of bone and in seminoma. जो seminoma है that is a testicular tumor जो germ cell से आता है और usually it is malignant. Alpha fetoprotein number of cancerous condition में raised है, it is important. Hepatocellular carcinoma में हो सकता है, hepatoblastoma में हो सकता है और yolk sac tumor में. CA15-3 raised in breast cancer, CA19-9 in pancreatic adenocarcinoma, CA125 in ovarian carcinoma, and calcitonin in medullary thyroid cancer. Medullary thyroid cancer वो होता है जो arise करता है from the parafollicular C cells of the thyroid gland. So this is all about your learning, your cramming. इसमें कौन सा raise होगा और in your exams viva में especially written में in MCQs इस तरह की चीजें पूछी जाती है. So here is a table with the tumor markers and the tumor types कि वो कहाँ से arise होते हैं. Human chorionic gonadotrophin trophoblastic tumor से arise होता है या non-seminomatous testicular tumor. Trophoblastic tumors वो होते हैं जो trophoblastic cell से आते हैं और वो कब बनते हैं जब placenta बनता है और वो uterus से attach होता है तो उसमें trophoblast होते हैं. So it arises from the placenta और वो placenta में कौन से cells हैं trophoblast और फिर ये spread कर जाता है to the myometrium uterus की जो smooth muscle layer होती है वहां पे स्प्रेड कर सकता है और ब्लड वेसल्स में स्प्रेड कर जाता है. ठीक है. दूसरा जो नॉन सेमिनोमा होता है बेसिकली सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमा ये दोनों ही टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं जो जर्म सेल जो आगे स्पर्म्स बनाएंगे वहां से ओरिजिनेट होते हैं और ये मैलिग्नेंट होते हैं. सेमिनोमा और नॉन सेमिनोमा में डिफरेंस क्या होता है कि सेमिनोमा स्लोली ग्रोइंग होते हैं एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी. इनकी ट्रीटमेंट में हम रेडियो और कीमोथेरेपी देते हैं. जो नॉन सेमिनोमाज होते हैं ये दे आर मोर कॉमन एज कंपेयर टू सेमिनोमा एंड दे आर फास्ट ग्रोइंग एंड they are made up of more than one cell type as compared to seminoma. So number of cell type different है, common ज़्यादा है और बहुत ही fast growing है. So that was for your knowledge कि हम पढ़ रहे हैं तो वो है क्या. कैल्सिटोनिन मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से आएगा. मैं आपको बता चुकी हूँ पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड में वहां से अराइज होता है और इसमें हार्मोन रिलीज होता है कैल्सिटोनिन विच इज एक्टिंग एज अ ट्यूमर मार्कर है. क्योंकि ट्यूमर मार्कर जो है वो आपके हार्मोन्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, एंटीजेंस हो सकते हैं. So there are number of classification. So we are talking about hormones right now. कैटेकोलामीन्स आपको पता है एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन को कहते हैं और मेटाबोलाइट्स ये आता है जी फियोक्रोमोसाइटोमा एंड रिलेटेड ट्यूमर्स. फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? इट इज अ रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड के क्रोमोफिन सेल्स होते हैं वहां से ये यूजुअली अराइज होता है और फियोक्रोमोसाइटोमा इज यूजुअली बेनाइन बट ओकेजनली ये मैलिग्नेंट भी हो जाता है. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 पे देखें एक्टोपिक हार्मोन्स. एक्टोपिक हार्मोन्स का मतलब ये है कि एक ऐसा टिश्यू जो वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता यूजुअली, ठीक है, लेकिन वो एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर जाए जो उसका काम नहीं था, जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, लेकिन एक्टोपिक हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है. इट मीन्स कि ये एक कैंसरस कंडीशन में हो रहा है. सो यूजुअली एक्टोपिक हार्मोन्स जो है वो हम कहते हैं ACTH लेते हैं विच इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसकी प्रोडक्शन हो रही है बाय दी स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग. मैंने ऐड किया इसमें. सो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में आएगा. ठीक है. ट्यूमर्स है वो ACTH प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. लंग में ऑब्वियसली ACTH तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, वो तो आपका हाइपोथैलेमस से आएगा और आगे पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा. राइट. तो मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड में पैराथायराइड हार्मोन का कार्सिनोमा हो जाए पैराथायराइड कार्सिनोमा.
और पैंक्रियाटिक आइलेट्स, जो आइलेट्स ऑफ लैंगिन होते हैं पैंक्रियास में, अगर उसका कार्सिनोमा हो, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्टोपिक हार्मोन्स। सो ये एक्टोपिक हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो पैरानियोप्लास्टिक एंडोक्राइन सिंड्रोम में आते हैं, जिसमें बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं। सो हार्मोन्स हो गए जिसमें आपका एचसीजी है, कैल्सिटोनिन है, कैटाकोलामीन एंड मेटाबोलाइट्स एंड एक्टोपिक हार्मोन्स है। सो ये आपने याद रख लेना है। ऑन्कोफीटल एंटीजेंस की तरफ जाते हैं। दीज आर द एंटीजेंस। एंटीजेंस आपको पता है कि प्रोटीन्स होते हैं, एंड दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर यूजुअली नॉर्मली जो है वो फीटल लाइफ में प्रेजेंट होगी, लेकिन जब कार्सिनोमा होगा, कैंसरस कंडीशन होगी एडल्ट्स के अंदर, राइट, तो उसमें क्या होगा, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, विच इज नॉट नॉर्मल। So, examples of the oncofetal antigens are alpha fetoprotein, जो आपके पास कहाँ पे आएगा, लिवर सेल कैंसर के अंदर, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस, जिसमें HCG भी था। और इसके अलावा कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन जो आपका CEA है, that is present in the carcinomas of the colon, pancreas, lung, stomach and heart। ठीक है, सो इनकी ये नाम से पता चल रहा है कि ये फीटल लाइफ के होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से, AFP है आपका, CE है, और एक होता है ट्रोफोब्लास्टिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रिकर्सर। ये बेसिकली ट्यूमर्स ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ओवेरियन कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, इनके अंदर ये रिलीज होता है। अब ये दो भी याद रखें तो बहुत है। अच्छा, आइसोएंजाइम्स या आइसोजाइम्स जो होते हैं, these are the group of enzymes that catalyze the same reaction but they are different in the structure। ठीक है, इनकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन they are going to catalyze the same reaction। उनको हम, उन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को हम आइसोएंजाइम्स कहते हैं। इसमें है प्रोस्टैटिक एसिड फॉस्फेटेज, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोस्टैटिक कैंसर में होगा, प्रोस्टेट कैंसर। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज, एनोलेज जो है बेसिकली एक एंजाइम होता है जो ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है। सो न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज जी रिलीज होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग में और न्यूरोब्लास्टोमा में। फोर्थ कैटेगरी है स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, जिसमें है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आपकी एंटीबॉडीज भी आ जाती हैं। So that is raised in multiple myeloma and other gammopathies. Multiple myeloma is the carcinoma of the plasma cells, और plasma cells आपके आगे antibodies बनाती है। गैमोपैथी का मतलब होता है कि abnormally raised immunoglobulins को कह रहे हैं कि that is gammopathy। So other ऐसी conditions जिसमें immunoglobulin raise होंगे, so that can act as a tumor marker in the cancerous condition। And the second one is prostate specific antigen and prostate specific membrane antigen. So ये prostate cancer में raised होता है। So what you should learn about this table is कि आपको ट्यूमर की कैटेगरीज पता होनी चाहिए, कि हॉर्मोन्स में एग्जांपल्स क्या होती हैं, और ट्यूमर किस में वो रेज होता है ये भी पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको ऊपर, इससे ऊपर वाली स्लाइड थी, इंक्लूडिंग दैट पिक्चर, ये आपको पता होना चाहिए कि इस कैंसर में, क्योंकि एक कैंसर से एसोसिएटेड एक सिंगल ट्यूमर मार्कर तो है नहीं, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, हियर इज द मेजर डिफरेंसेस जो मेजर पता होनी चाहिए, वो है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन के। पिछले में मैंने बताया था लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो गया था। सो टू रिमूव दैट कंफ्यूजन, जस्ट स्टिक टू दिस स्लाइड। हॉजकिन जो है वो लोकलाइज्ड है, सिंगल ग्रुप ऑफ नोड्स में होता है, लेकिन नॉन हॉजकिन में मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। Talking about Hodgkin, localized single group of nodes, contagious spread है, stage is strongest predictor of prognosis, and many patients have a relatively good prognosis. Non-Hodgkin में multiple lymph nodes involve होते हैं बॉडी के, और extra nodal involvement है
विसरा को, ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और हॉजकिन का पहले मैंने बताया था कि अपर पार्ट नेक वगैरह इन्वॉल्व होती है, बट खैर इस स्लाइड पे हम स्टिक रहते हैं। और नॉन हॉजकिन जो है वो नॉन कंटेजियस स्प्रेड होता है। हॉजकिन इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये जाइंट सेल्स होते हैं जो कि बी लिम्फोसाइट से अराइज होते हैं। और जो नॉन हॉजकिन है इसमें बी सेल्स मेजॉरिटी इन्वॉल्व करती है, बट अ फ्यू ऑफ द टी सेल लिनिएज। लेकिन हॉजकिन के अंदर टी सेल लिनिएज होता है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट पे है बायोमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि यंग अडल्टहुड में भी होगा, और उसके बाद जो ओल्डर पीपल है अबव 55 उनके अंदर भी कॉमन है इन द मेन, एक्सेप्ट फॉर द नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप। दैट्स अनदर डिटेल, बस यू शुड नो कि ये यंग एडल्टहुड में और ओल्डर पीपल में अबव 55 में है और कॉमन इन मैन। लेकिन नॉन हॉजकिन जो है वो बच्चों में हो सकता है, हॉजकिन बच्चों में नहीं है कॉमन, but it can occur in children and adults. हॉजकिन लिम्फोमा में जो है एप्स्टीन बार वायरस है, इससे ये एसोसिएटेड हो सकता है जो डिजीज कंडीशंस हैं। और नॉन हॉजकिन में भी एसोसिएटेड विद HIV एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड होगा। हॉजकिन में लास्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बी साइंस और सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस और सिम्टम्स कौन से हैं? लो ग्रेड फीवर होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और नॉन हॉजकिन में भी प्रेजेंट विद इट, बट ये सिम्टम्स जो होते हैं वो हॉजकिन में ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, सो नीचे एक थोड़ी सी डिटेल है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या होते हैं। दे आर डिस्टिंक्टिव जाइंट सेल्स जो आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे नजर आते हैं जब आप किसी पेशेंट से बायोप्सी लेते हैं किसी कैंसरस टिश्यू की, जिसमें हम यहाँ पे बात करें हॉजकिन लिम्फोमा की। दे यूजुअली derived from the B lymphocytes and that's it. So that's a table, just read it and you will get to know the major differences. अच्छा, moving on to oncogenic microbes, जो microbial organisms जो क्या है oncogenesis या cancerous conditions करवा सकते हैं. This is also important. Epstein-Barr virus that is associated with a number of cancerous conditions like Burkitt lymphoma, Hodgkin lymphoma में जितने भी types आ जाएंगी, nasopharyngeal carcinoma, primary CNS lymphoma in AIDS, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस जिनको हम HPV या HCV से डिनोट करते हैं। यूजुअली जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी में, उसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा, सो HHV8 जो है दैट इज बेसिकली herpes वायरस टाइप 8 दैट इज एसोसिएटेड विद Kaposi sarcoma, ये हम पढ़ चुके हैं एड्स में। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट। ये इनकी एब्रिविएशंस हैं जो आप याद कर लें, और अगर समझ नहीं आती तो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये इन्फेक्शन कॉज करता है, और अगर ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाए फिर ये कैंसरस कंडीशन की तरफ जाता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली है जी सर्वाइकल कैंसर इन द फीमेल्स, पेनाइल कैंसर इन मेल्स, और इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर। H pylori आपको पता है इट्स अ बैक्टीरिया, so that can actually cause the gastric adenocarcinoma. So H pylori infection अगर chronic हो जाए, persist कर जाए, तो it can result in the carcinoma of the stomach. अच्छा, HTLV1 हम कहते हैं ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1, और ये किसमें होगा? एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या एडल्ट टी सेल लिम्फोमा के अंदर। बेसिकली ल्यूकीमिया में आपकी ऑब्वियसली जो है वो WBC का कार्सिनोमा आएगा, ठीक है, या लिम्फोमा में आप लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ल्यूकीमिया यूजुअली आप कह रहे होते हैं ना जिसमें आपके ब्लड सेल्स आते हैं, WBC देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, और लिम्फोमा लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड होता है। सो इन दोनों में से किसी के भी कार्सिनोमा हो सकता है, और इसका वायरस HTLV1 होता है, और इसको हम एडल्ट टी सेल लिम्फोमा वायरस भी कहते हैं।
अच्छा, HTLV-1 के बारे में थोड़ी सी फॉर नो हो कि आपने एक चीज़ पढ़ी है, वो है क्या? एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा जो होता है उसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन हम कहते हैं मदर टू द चाइल्ड, यूजली ब्रेस्ट फीडिंग से जाती है, और विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन विच इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। And this disease is associated with a number of conditions. इसमें क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसमें सेंसरी मोटर डेफिसिट आ जाते हैं, लाइक हेमिप्रेसिस या सिंपल वर्ड पेरोलिसिस हो सकता है, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्लैडर डिसफंक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से आ रही होती हैं। सो सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और इसके अलावा रूमेटाइड लाइक आर्थ्रोपैथी हो जाती है, लाइक रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरह इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है जॉइंट्स की। यूवियाइटिस हो सकता है, यूविया इज अ पार्ट ऑफ योर आई। और इसके अलावा ऑब्वियसली आपके लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सो उसमें opportunistic इन्फेक्शन हो सकते हैं। opportunistic इन्फेक्शन क्या होते हैं कि जब आपकी इम्यूनिटी या किसी भी पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है, सो बाकी इन्फेक्शन को मौका मिल जाता है टू इन्फेक्ट दैट स्पेसिफिक पर्सन की, अब इसकी इम्यूनिटी लो है, सो वी कैन अटैक ऑन इट। सो opportunistic इन्फेक्शंस जो एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया में हो सकते हैं, उसमें यूजुअली लंग्स का होता है, नमोनिया या टीबी वगैरह, ठीक है। सो that was for your knowledge. The last one is schistosoma hematobium. ये एक flat worm होता है, that is a leukocyte कह रही हूँ, that is a parasite, ठीक है, इसको फ्लूक ब्लड वर्म भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, ब्लैडर कैंसर करवा सकता है। सो दीज आर द माइक्रोब्स which are associated with the number of cancerous conditions. तो इसमें यह है कि जो कार्सिनोजेंस डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से कौन से कार्सिनोमास हो सकते हैं, इस लाइन में ये मेंशन किया गया। लाइक लिवर है तो इसमें पेटिसेलुलर कार्सिनोमा, ये एंजियोसार्कोमा हो सकता है। एंजियोसार्कोमा जो लिवर की ब्लड वेसल्स की कैंसरस कंडीशन होगी ना, उसको हम एंजियोसार्कोमा कहेंगे, ठीक है। ब्लड में ल्यूकेमिया या लिम्फोमा करा सकते हैं। ब्लैडर में ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ब्लैडर के अंदर, सो उस एपिथेलियम के कार्सिनोमा को ट्रांजिशनल कार्सिनोमा कहा गया है। लंग में लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो ब्रोंकस के अंदर होगी स्पेसिफिकली। स्किन में स्केमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, कार्सिनोजेंस की वजह से। हमने पढ़ा था बेजल और स्केमस जो है वो दोनों ही करवा सकते हैं, जो आपके कार्सिनोजेंस होते हैं। इसोफेगस में स्केमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा इन्वॉल्व हो सकता है। एडिनो बेसिकली हम किस में बात करते हैं, एडिनो स्टैंड्स फॉर समथिंग लाइक जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, उसको हम एडिनो में लेके आते हैं। किडनी में रीनल सेल कार्सिनोमा जो एडल्ट्स का है उसकी बात हो रही है, और लैरिंक्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। थायराइड में पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, इसमें प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, और स्टमक में कैन कॉज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। सो जो आपके ट्यूमर मार्कर्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है, वो यही है कि ट्यूमर मार्कर्स डिफरेंट कैंसर कंडीशंस में कौन कौन से हो सकते हैं। फिर ट्यूमर मार्कर्स की जो हमने टेबल में क्लासिफिकेशन सारी पढ़ी है, वो जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और इससे पहले ये जो कंडीशंस हैं, ऑन्कोजेनिक माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये हॉटकिन नॉन हॉटकिन का टेबल भी याद कर लीजिएगा। Okay, so moving on to another term, which is cachexia. What is cachexia? It is a progressive loss of the body fat and lean body mass. जब body fat का loss होना शुरू हो जाता है तो lean body हो जाती है. And it is accompanied by profound, very significant weakness. Anorexia is the loss of appetite, and anemia, that is इसमें hemoglobin कम हो जाएगा, RBCs कम होंगे. It is caused by release of factors by the tumor or the host immune cells.
सो इसमें जो है वो बॉडी फैट का लॉस हो रहा है, वीकनेस, एनोरेक्सिया, एनीमिया that can be caused by the immune cells or the tumors. And here comes the paraneoplastic syndromes. वो क्या होता है? Paraneoplastic syndrome is a syndrome or a set of signs or symptoms that is the consequence of cancer in the body, specifically due to the production of chemicals like hormones या cytokines जो एक ट्यूमर सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर एक ट्यूमर था लेकिन जो जिस बॉडी में ट्यूमर है उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से साइटोकाइंस या हार्मोन्स रिलीज होंगे. सो बेसिकली पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में अगर एक ट्यूमरस कंडीशन है, एक पेशेंट को कोई ट्यूमर है, उस ट्यूमर की वजह से ये जो है वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम नहीं हो रहा है, उसको साइन एंड सिम्टम्स जो है वो उसकी वजह से नहीं आ रहे, लेकिन उस ट्यूमर के रिस्पॉन्स में आ सकते हैं, या वो ट्यूमर जो हार्मोन्स या साइटोकाइन रिलीज करे उसकी वजह से पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं. सो दैट इज सेकेंडरी टू द प्रेजेंस ऑफ द कैंसरस सेल्स लाइक हाइपरकैल्सीमिया हॉजकिन या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में हो जाता है. ठीक है, अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर मे बी समथिंग लाइक वैसे वो खुद हार्मोन्स रिड्यूस कर रहा है जो पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहे हैं, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी और वो जो है वो कैल्शियम रिलीज हो रहा है, तो हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है. कुशिंग सिंड्रोम जो होता है जी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर हो सकता है. कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? फेशियल पफिनेस हो जाती है काफ़ी. ये हम आई गेस नेक्स्ट लेक्चर में आई डोंट नो कवर्ड है या नहीं, बट मे बी शायद कवर हो. बट फॉर योर नॉलेज, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? इसमें कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसको हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कह सकते हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब ज़्यादा हो जाएंगे और इसमें बॉडी के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, स्पेशली फेस के ऊपर और एब्डोमिनल और ट्रंक रीजन के अंदर, तो दैट इज द कुशिंग. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है इन केस ऑफ स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर. पॉलीसाइथीमिया हम कहते हैं जब आरबीसी ज़्यादा हो जाते हैं और एचपी जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, लाइक फीमेल्स में अगर 16.5 से ज़्यादा हो जाए या मेल में 18.5 से ऊपर चला जाए, सो दैट इज पॉलीसाइथीमिया. और ये ट्यूमर्स में भी हो सकता है, जब ऐसे ट्यूमर जो एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा है, और वो क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है आपका, उसने एचपी बनवाना होता है आपके आरबीसी, तो अगर उसका कार्सिनोमा और एरिथ्रोपोइटिन एक्सेसिव बन रहा है तो पॉलीसाइथीमिया हो सकता है. सो हेमेंजियोब्लास्टोमा वेसल्स का है, हेपेटोसेलुलर कैंसर या फियोक्रोमोसाइटोमा जो एड्रीनल ग्लैंड का होता है. सो इन कंडीशंस में RBCs वगैरह ज़्यादा हो जाए. So basically paraneoplastic syndrome is an effect that is caused by the release of the hormones or cytokines from the tumors or as a result of immune response to the existing tumors. Laboratory diagnosis of the cancer, histological and cytological methods क्या होते हैं? उसमें आप sampling approaches करते हैं. Biopsy, incisional और एक्सीजनल बायोप्सी हो सकती है. इंसिजनल बायोप्सी में ये होता है कि उसमें एक स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू आप लेते हैं और फिर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं. अगर वो कैंसरस हो तो फिर आप फर्दर उस पर मूव करते हैं कि उस कैंसर टिश्यू को आपने रिमूव करना है या जो भी आपकी अप्रोच होती है. एक्सीजनल बायोप्सी के अंदर जो जितना फॉर एग्जांपल कोई भी कैंसरस लंप पड़ा हुआ है वो सारा का सारा रिमूव कर देते हैं, उसको हम एक्सीजनल बायोप्सी कहते हैं. फाइन नीडल एस्पायरेशन है. फाइन नीडल एस्पायरेशन जो होती है उसमें आपने नीडल जो है किसी भी कैंसरस टिश्यू में, स्पेशली ग्लैंडुलर है जैसे थायराइड ग्लैंड का कैंसर है, ठीक है, उसमें आप नीडल प्रिक करते हैं, ठीक है, और उसमें से टिश्यू या मोस्टली जो उसका फ्लूइड पार्ट होगा वो सारा उस नीडल में आ जाता है. सो और फिर हम उसको स्टडी करते हैं. साइटोलॉजिकल स्मेयर्स ले सकते हैं आप, इसमें कोई टिश्यू का पार्ट लेके, ठीक है, उसकी स्मेयर्स बनाते हैं स्लाइड्स के ऊपर, ये उसको स्टेन कर देते हैं और फिर उसको जो है वो स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसकी सारी सेल की मोर्फोलॉजी देखते हैं.
दिस इज द स्किन लीजन, ठीक है। और जब आपने फॉर एग्जांपल एक सीजनल बायोप्सी करनी है तो इसके साथ हम थोड़ा सा पार्ट जो है ना उसको हम सेफ्टी मार्जिन कह रहे हैं, नॉर्मल स्किन भी रिमूव कर देते हैं, बिकॉज यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कहाँ तक यहाँ कि कहाँ तक कैंसर सेल्स हैं और कहाँ पे नॉर्मल सेल्स शुरू हो रहे हैं। दिस इज नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। जैसे ये थायराइड का कैंसर है तो इसमें टिश्यू या अगर फ्लूइड पोर्शन भी हो तो वो भी नीडल में सक आउट हो जाता है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटीबॉडीज जो उसकी जो है वो हिस्टोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं आप। सो the availability of specific antibodies has greatly facilitated the identification of cell products or surface markers. The examples of the utility of immunohistochemistry in the diagnosis or management of the malignant neoplasm. So antibodies के बारे में आप पढ़ सकते हैं। Antibodies आपको क्या बताएंगी? They will let you know about the categorization of undifferentiated malignant tumors, determination of site of origin of the metastatic tumors, ठीक है। जो एंटीबॉडी की साइट होगी इसका मतलब वहाँ पे ट्यूमर पड़ा हुआ था जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही थी। डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव प्रोग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस। फ्लो साइटोमेट्री भी होती है, ये एक टेक्निक है बेसिकली जिसमें आप सेल्स लेते हैं या पार्टिकल्स लेते हैं जो फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और फिर उसको एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन होती है साइटोमीटर उसको कहते हैं, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उसमें जो सेल्स हैं उसके बारे में आप पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड है सारी उसकी features को you can study about it and you measure the several individual cell characteristic, but mainly it is used to identify the cellular antigen expressed by liquid tumors, those that arise from blood forming tissues. Basically आप flow cytometry में B और T cell lymphomas को study कर सकते हैं, leukemias as well as myeloid neoplasm. Myeloid जो होते हैं वो आपके precursor cells होते हैं, stem cells. So what you should know is कि आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोलॉजिकल सेक्टोलॉजिकल मार्कर्स में बायोप्सी, ये आपके जो तीन मेथड्स हैं ये पता होना चाहिए। इंसिजनल और एक्सिजनल बायोप्सी का डिफरेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। और इसके अलावा हम इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कर सकते हैं और फ्लो साइटोमेट्री हम इसके लिए करते हैं। और दी लिक्विड tumors जिसमें आपको एग्जांपल पता चाहिए बी सेल और टी सेल लिम्फोमा। दिस इज ऑल यू शुड नो फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लो साइटोमेट्री मशीन शो की हुई है और इसमें जो है वो एक फ्लास्क सी होती है जिसमें फ्लूइड होता है और टिश्यू सस्पेंडेड होता है एंड देन इट गोज ऑन। Circulating tumors. Instrumentation that permits the detection, quantification and characterization of rare solid tumors. अभी हम साइटोमेट्री में किसकी बात करते हैं? लिक्विड की। हम बात करें सॉलिड ट्यूमर्स की। तो बेसिकली आप उसमें क्या देखेंगे, जो सर्कुलेट कर रहे होते हैं ब्लड लेवल्स जो है वो सर्कुलेटिंग ट्यूमर्स का मतलब यही है कि आप ब्लड लेवल्स देख रहे होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स की, लाइक कार्सिनोमा या मेलानोमा जो भी प्रेजेंट है। सो molecular and cytogenic diagnostic, several molecular cytogenetic techniques established या कुछ emerge भी हो रही हैं. They have been used for the diagnosis and in some cases for predicting the behavior of tumors like PCR, polymerase chain reaction जिसमें millions and billions of DNA और RNA की copies बनाई जाती हैं to study the genetics and the molecular basis. So what you should know here is कि circulating tumors में आप जो है वो सीरम लेवल देख रहे होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स का, और पीसीआर जो है वो आपका मॉलिक्यूलर और इट्स साइटोजेनिक और साइटोजेनेटिक डायग्नोसिस के लिए इसकी आप जेनेटिक्स देख सकते हैं।
A PCR looks like this. This is an old machine and this is the new automated PCR machine. So it's the end of today's lecture. The question है जो पूछ रही अच्छा आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगानी है क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चंस करने हैं. सो जिन स्टूडेंट्स को मैंने मेंशन किया था दे कैन स्टे एंड अदर कैन लीव उनकी मर्जी. सबसे पहले है अनम असलम. अनम असलम आप आ जाए, अनम्यूट कर दें. अच्छा आप लोगों को ना 1 मिनट मिलेगा क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा मैंने नहीं देना. और प्लीज मेरे से कोई बहाने ना करिएगा. आई लुक इनटू इट. अगर प्रॉब्लमेटिक हुआ तो फिर हम वी मे शिफ्ट टू वीडियो. अच्छा ये है अनम असलम 198. अनम असलम क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. अच्छा आप मुझे ये बताएं व्हाट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस विद एग्जांपल. मैम इसमें ये होता है कि बैक्टीरिया और फंगल फंक्शंस होती है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और फिर उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है और फिर उस तरह से लिकोसाइड डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं टिश्यूज़ को. एंड टिश्यू बिकम लिक्विड विस्कस मास्क और मटेरियल येलोइश इन कलर हो जाता है और ये ज़्यादातर ब्रेन एब्सेस में होता है. ठीक है, वेरी गुड. यू कैन गो. आप कह रही थी ना आपका वो मैम. यू कैन लीव. थैंक यू मैम. हाँ जी. जिनसे क्वेश्चन नहीं कर रही वो लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस में रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगी. अच्छा जी अब्दुल हनान. अब्दुल हनान. उसको मैं क्यों नहीं देख सकती? अब्दुल हनान ने ज्वाइन नहीं किया. तो ये असेसमेंट जरूर लगेगी. अब्दुल रजाक. अब्दुल रजाक. आबरू फातिमा. यस मैम. हाँ जी. बच्चे आप मुझे बताएं व्हाट इज रेनॉल्ड्स डिजीज. मैम रेनॉल्ड्स डिजीज जो सा होता है ये एक रेयर डिसऑर्डर होता है जो फिंगर्स में होता है और टोज के अंदर होता है. इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं. या आपकी जो उनसी टिप्स होती हैं वो मतलब स्ट्रेस और कोल्ड की वजह से होता है ये. और आपकी टिप्स या वाइट किस चीज का डिसऑर्डर? हाँ जी किस चीज का डिसऑर्डर है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? गैंग्रीन का है मैम. ड्राई. हाँ ठीक है, ड्राई गैंग्रीन की टाइप है तो इसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या हो रहा है जो वाइट हो रही है या जो भी कलर मैम आपके चेंजेस? जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपके जो उनसे टिप्स होते हैं वो 3 डिफरेंट कलर्स देती है. मतलब हर बंदे का अपना जो सा होता है कलर होता है. तो उसके अंदर अगर वाइट होगा तो इसका मतलब है कि जो उनसी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी ब्लड नहीं है. अगर ब्लू होगा तो ब्लड है लेकिन ऑक्सीजन जो उनसी है वो कम है. और अगर रेड है तो वापस जो सा ब्लड होता है वो टिप्स के अंदर आना शुरू हो जाता है. फेजेस होती हैं.
ठीक है, गुड। हर किसी का अपना कलर नहीं होता, ये 3 स्टेजेस हैं जो कि रेनॉल्ड्स के अंदर होंगे। Maybe not very prominent, but it is whitish, then it comes to bluish and then reddish. ठीक है, so ये इसकी stages होती हैं। ठीक है, उसके बाद है एमन गुलफात। Yes, ma'am. एक मिनट। अच्छा एमन, आप मुझे बताएं कि what is fat necrosis and give one example. Ma'am, it refers to the focal area of fat destruction or typically resulting from release of activated pancreatic lipases into the substances of pancreas and the peritoneal cavity. Usually occurs in acute pancreatitis, and it's grossly visible like chalky white areas, and there is a presence of shadowy outlines of necrotic cells. हम्म, आप मुझे ये बताएंगी एमन, Sorry, what is ma'am, आपकी the आवाज़ causative? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। What is the causative organism of the gas gangrene? Sorry, Causative organism क्या है गैस गैंग्रीन का? um, positive. Ma'am, it's a gram-positive anaerobic bacteria, Clostridium perfringens, usually seen in muscle and in colon. हम्म, ठीक है, आप जाएं। Okay, thank आयजा you, ma'am. राशिद, Yes, ma'am. आप बताएं व्हाट इज Yes, ma'am. नेक्रोसिस? डिफाइन नेक्रोसिस, डेफिनेशन बताएं, Ma'am, होता क्या है? necrosis is a type. Ma'am, necrosis is a type of cell death in which there is mostly loss of integrity of cell membrane and loss of integrity of cell membrane. And ma'am, in this there is a leakage of cellular content and culminating dissolution of cells, and it result in degradation or action that is resulted by enzymes on lethally injured cells. मुझे ये बताएं बच्चे, नेक्रोसिस नॉर्मली बॉडी में होता है या सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है? मैम नेक्रोसिस टू स्टेट्स में हो सकता है मैम, या तो सेल्स जो हैं वो इंजीरियस एजेंट्स की वजह से किल्ड हो सकते हैं या फिर इंड्यूस टू कमिट सुसाइड। No, they're not induced to commit suicide. That is apoptosis. वो प्रोग्राम चल रहे थे। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें कि नेक्रोसिस नॉर्मली आपकी बॉडी में हो रहा होता है या सिर्फ किसी पैथोलॉजिकल या डिजीज कंडीशन में होता है? इस बात का मैम जवाब पैथोलॉजी में हो रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई को इंजर्ड करता है। पैथोजेनेसिस इसकी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर चेंजेस होती हैं। चलो ठीक है, आप जाए। अच्छा, उसके बाद है अमीना वहीद। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं व्हाट इज पिक्नोसिस? क्या चीज मैम? पिक्नोसिस क्या होता है? मैम इतना लेट नहीं बच्चों, देखो मैंने वीडियो भी नहीं ऑन की हुई है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, जल्दी आ जाए यार। मैम मुझे वर्ड क्लियर नहीं हो रहा। अब ये पीछे से आवाजें बंद करें। वेट कर रहा हूँ। व्हाट इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिट्रेंस? मैम ये जो थ्रोम्बोएब्लेटेंट इब्लिटरेंस है ना, ये मैम ये ड्राई गैंग्रीन का मतलब एक डिजीज है। इसमें ये होता है कि हम ये हाईली वस्कुलाइटिस होता है और इसमें मैम ये हाईली इन्फ्लेमेशन थ्रोम्बस होता है, मतलब ये स्पेयरिंग करता है वेसल्स वॉल्स को। और मैम इसमें ना ये हमारे इफेक्ट करता है मीडियम एंड स्मॉल साइज वेसल्स को और उनमें इन्फ्लेमेशन आती है। और ये जो होता है मैम कॉमन जो होता है ना हमारे यंग मैन में होता है, मतलब जो टोबैको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, गुड। मैम पहले डिस्टॉर्शन
तो आपके वर्ड समझ नहीं आए, आप दोबारा पूछ लें। नहीं ठीक है बच्चे, हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आप जा सकते हैं। अब है नेक्स्ट कौन है? आमिना शकील 031। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने डिफाइन करना है फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस को और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? मैम फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस होता है वो ज़्यादातर माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखा जाता है और ये इम्यून रिएक्शंस की वजह से होता है, जिसमें जो एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं आर्टरीज के वॉल्स में। और ये जो होता है ये ब्राइट पिंक कलर का होता है और इसका जो अपीयरेंस होती है वो अमॉर्फस होती है और ये फिब्रिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है और मैम ओके ये नेक्स्ट। नहीं बस इतना पूछा आपने, उतना ही जवाब देना। ठीक है, उसके बाद है आमना 1146। यस मैम। आप मुझे एग्जांपल्स बता दें कि फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस किन कंडीशन में हो सकता है? किधर गई है आमना? ये अनम्यूट क्यों नहीं हो रही? यस मैम, अब हो गया अनम्यूट। ओके, आई एम चेंजिंग माय क्वेश्चन। मैम ये बेसिकली जो फिब्रोनॉइड वो है ना। रुक जाए आमना, रुक जाए। यस मैम। आप मुझे बताएं व्हाट इज द फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल्स? अब नेक्रोसिस हो गया, आगे क्या होगा? मैम नेक्रोटिक सेल्स जो है वो मतलब डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे या तो फेगोसाइटोस्ट हो जाएंगे एंजाइम्स की वजह से, या वो मैम फैटी एसिड्स बन जाएंगे और वो कंबाइन कर जाएंगे और वो कैल्सिफाइड मटेरियल बन जाएगा। और माइलिन फिगर्स क्या होती हैं? जी मैम। माइलिन फिगर्स क्या होती है? मैंने आपको लेक्चर में बताया था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं व्हाट इज कैरियोरेक्सिस? कैरियोरेक्सिस क्या होता है? कैरियोरेक्सिस मैम जिसमें न्यूक्लियस जो है वो उसकी फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है जब वो श्रिंक हो जाता है। चलिए ठीक है आमना। ठीक है बच्चा, आप जाएं। उसके बाद है आमना फारूक। यस मैम। आप मुझे कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस बता दें। नेक्रोसिस क्यों होता है? बस कॉजेज इसके 4 हैं। इस्कीमिया, फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड इम्यूनोलॉजिकल इंजरी की वजह से। व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया में मिस जो है ब्लड सप्लाई जो है किसी एरिया की उसमें जो है फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से ये होता है। फेलियर हो जाता है ब्लड सप्लाई का? जी। ये कैसी टर्म है? एक्सप्लेन इट बेटर। मिस जिस तरह डिस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई की डिस्ट्रक्शन किसी फेलियर किसी या में। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, या डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अच्छा जी। ठीक है आमना। हाँ आमना कौन है आप? आमना फारूक, हाँ ठीक है आप जा सकती हैं। बच्चों आप लोग ना बहुत ही स्लाइड्स के आप लोगों ने वो रट्टे लगाए हुए हैं, आप लोग कोई कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं है। चलें नेक्स्ट बच्चा कौन है? अनम नौरीन। जी मैम। आप मुझे ये बताएं व्हाट आर दी साइटोप्लाज्मिक चेंजेस इन नेक्रोसिस? ओके, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि पहले इंक्रीज इनोसिनोफिलिया हो जाता है और जो इनोसिनोफिलिया है वो पिंक स्टेन होता है जो इनोसिन डाई होता है एक। और उसके अलावा बेसोफिलिया जो है उसकी शॉर्टेज और लॉस हो जाता है वो।
जो इम्पार्ट होता है आरएनए से साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो बेसोफिलिया है ये एक ब्लू स्टेन होता है और जो कि हम लेते हैं हीमिया टॉक्सिलिन डाई से। ठीक है। और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको, और साइटोप्लाज्म फिर जो है वो वैक्यूलेटेड हो जाता है और फिर वो माउथ हिटन की तरह अपीयर होता है, अपीयरेंस होती है उसकी। चलें ठीक है, गुड, यू कैन गो। नेक्स्ट वन इज अरीज आसिफ। अरीज आसिफ नहीं है ये। अरीज आसिफ 194। अरीज फातिमा। यस मैम। आप मुझे बताएं व्हाट इज कैरियोलाइसिस। कहाँ चली गई? अरीज फातिमा। यस मैम। चलें मैम जी, पहले रुक जाए, कोई क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मुझे आप बताएं व्हाट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस विद एग्जांपल। मैम कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ये अंडरलाइंग टिश्यू आर्किटेक्चर में प्रिजर्व होता है एटलीस्ट सेवरल डेज के लिए, और जो ये काज करता है ज़्यादातर ये इस्कीमिया की वजह से काज होता है। और जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये करेक्टरिस्ट जो है इन्फार्क्ट्स की होती है, और इसके अंदर हमारा हार्ट आ जाता है, किडनी आ जाता है और स्प्लीन आ जाता है, लेकिन ये ब्रेन में नहीं होता। ठीक है अरीज फातिमा, ठीक है बच्चा, आप जाइए। इसके बाद है अरमिश। यस मैम। आप मुझे बताएं व्हाट इज पिग्नोसिस। मैम पिग्नोसिस ये न्यूक्लियर चेंजेस में से एक इसका पैटर्न है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाती है और बेसोफिलिया जो है इंक्रीज हो जाता है, और हमारा जो डीएनए है वो कोडेंस हो जाता है और इस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड श्रंकन मैस की फॉर्म में वो आ जाता है। और कैरियोरेक्सिस क्या होता है? कैरियोरेक्सिस ये भी उसका न्यूक्लियर चेंजेस का एक पैटर्न है, और इसमें पिग्नोटिक न्यूक्लियस जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। चलिए ठीक है, आप फिर जाए। नेक्स्ट वन इज असद सैफ। यस मैम। यस आप मैम। मुझे एग्जांपल बताएं वेट गैंग्रीन की। वेट गैंग्रीन की मैम एग्जांपल? हाँ जी, एग्जांपल्स दें, दो बता दें। मैम इसमें टिश्यूज लाइक मतलब हमारे माउथ, लंग और सर्विक्स के जो होते हैं। एक कॉमन बताएं, सबसे अनकॉमन बताएं। हम कॉमन में चलें आप मुझे बताएं व्हाट इज रेनॉल्ड्स डिजीज। यस मैम। रेनॉल्ड डिजीज क्या होता है? मैम इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं मैम वो नैरो हो जाती हैं जब मतलब मैम कोल्ड या स्ट्रेस फील करते हैं हम, और मैम ये हमारा ज़्यादातर फिंगर्स और टोज में मतलब कॉज होता है। मुझे बताएं जो इसमें कलर चेंजेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं रेनॉल्ड्स में? मैम ये जनरली 3 मतलब स्टेजेस में होते हैं मैम, व्हाइटिश, ब्लूइश और मतलब रेडिश हो जाते हैं। हाँ तो क्यों होंगे, क्या हो रहा होता है? मैम अगर मतलब कि ब्लड बिल्कुल नहीं है तो व्हाइटिश हो जाएंगे, और अगर ब्लड आगे? का फ्लो ज़्यादा है तो फिर मैम वो रेडिश हो जाएंगे, और उसके बाद रेड में ब्लड जो है वापस आता है, और ब्लूइश जो होता है मैम। ब्लूइश क्या होता है? ब्लूइश क्यों होता है बताएं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसलिए ब्लूइश होता है। मैम ब्लूइश में ब्लड जो होता है वो रिटर्न होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। चलिए ठीक है, आप जाएं। ओके मैम। नेक्स्ट इज ऑन अहमद। यस मैम। आप डिफाइन करें गैंग्रीनस नेक्रोसिस को। मैम गैंग्रीनस जो नेक्रोसिस है, इट्स नॉट अ टिपिकल टाइप ऑफ नेक्रोसिस, बट इट इज स्टिल
commonly used in clinical practice. It usually refers to the condition of a limb. Any lower limb भी हो सकते हैं, upper limb भी हो सकते हैं, but mostly lower limb में पाया जाता है, which has lost his blood supply or is ischemic and has gone under cognitive necrosis involving multiple tissue layers, and then इसमें काफी मतलब कि wet gangrene जो पैथोलॉजी है वो देखी जाती है. What is the causative organism of gas gangrene? मैम गैस गैंग्रीन की ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम नाम क्या? परफरेंसेस. ठीक है, आप जा सकते हैं. आयशा इम्तियाज. यस मैम. आप मुझे बताएंगी व्हाट इज कैरियोलाइसिस? मैम ये जो है न्यूक्लियर चेंजेस का फेज है, और ये जो है ये टाइप 2 मतलब टाइप 2 है उसकी. कैरियोलाइसिस ये टाइप 1 है न्यूक्लियर चेंजेस की, और जो मैम इसमें बेसोफिलिया है ना, वो उसका क्रोमैटिन फेड हो जाता है. इसमें कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होता? मैम डीएनएस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. कैरियोरेक्सिस क्या होता है? मैम ये थर्ड पैटर्न है, और इसमें जो पाइक्नोटिक न्यूक्लियस होता है ना, वो अंडरगोज हो जाता है, उसमें मतलब फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में चला जाता है. ठीक है, आप चले जाए. नेक्स्ट है जी आयशा जमशेद. यस मैम. आप मुझे बताएं व्हाट इज गैंग्रीनस नेक्रोसिस? मैम ये एक नॉट ये डिस्टिंक्ट पैटर्न नहीं है सेल डेथ का. इसमें क्या होता है, टर्म जो है ये यूज़ होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और ये रेफर करती है ज़्यादातर कंडीशन लिम्ब की या फिर और या जनरली जो है लोअर लेग की. इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाती है, जो कि अंडरगो करती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, और फिर क्या करते हैं इसमें मल्टीपल जो टिश्यू लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और फिर इसमें क्या कहते हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है जब वो सुपर इम्पोज हो जाता है, तो फिर कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है मॉडिफाई करता है बाय द लिक्विफेक्टिव एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अट्रैक्टेड ल्यूकोसाइट्स. तो इसको हम क्या कहते हैं जब सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाता है? ये कौन सा गैंग्रीन होता है? जी, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज करता है तो इस गैंग्रीन को हम क्या कहते हैं? व्हिच टाइप ऑफ गैंग्रीन इज इट? अच्छा चले, आप मुझे वेट गैंग्रीन के एग्जांपल्स बताओ. मैम वेट गैंग्रीन होता है हमारे पास मतलब ज़्यादातर टिश्यूज में होता है, जैसा कि बाउल में, लंग में, या डायबिटिक फुट बेड सोर्स में. चलिए ठीक है, अच्छा है. नेक्स्ट है आयशा कैसर. यस मैम. आपकी दफा का क्वेश्चन ही खत्म हो गया. मुझे 5 टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस बता दें कौन कौन सी हैं, क्लासिफाई कर दें. मैम कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, फिब्रॉइड नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस एंड फैट नेक्रोसिस. व्हाट इज केसियस नेक्रोसिस? मैम केसियस नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास जो मैम ट्यूबरकुलोटिक डिजीजेस के अंदर ये होती है, और इसके अंदर जो ये जो एक तो ये कौन ट्यूबरकुलोसिस. बोल रहा है आपके पीछे आयशा? हेलो. यस मैम. आप मुझे बताएं न्यूक्लियर चेंजेस इन नेक्रोसिस. 3 के अंदर पैटर्न्स होते हैं. पैटर्न्स होते हैं. कैरियोलाइसिस, उसके अंदर बेसोफिलिया जो है वो फेड हो जाते हैं ड्यू टू एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से, डीएनएस की एक्टिविटी की वजह से. उसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास पिग्नोसिस होती है. उसके अंदर एक तो बेसोफिलिया इंक्रीज हो जाते हैं, और बाय न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है, उसमें सॉलिड मास बन जाता है. और उसके बाद थर्ड स्टेज जो है हमारे पास कैरियोरेक्सिस होती है. उसके अंदर जो पिग्नोटिक न्यूक्लियस होता है उसकी फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है. चलिए ठीक है, आप जा सकती हैं. आयशा सुमैया. यस मैम.
आप मुझे बताएं कि नेक्रोसिस के अंदर एक मॉथ ईटन अपीयरेंस आती है साइटोप्लाज्म की, वो क्या होती है, कैसे होती है? मैम ये होता है साइटोप्लाज्मिक चेंजेस की वजह से होता है। इसमें इसोफिलिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पिंक स्टेनिंग आ जाती है। उसके अलावा बेसोफिलिया जो है वो लॉस्ट हो जाता है, और उसके बाद होता है एंजाइम्स जो है वो साइटोप्लाज्म के वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं और वैक्यूलेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउथ ईटिंग अपीयरेंस आ जाती है। चलिए ठीक है, गुड। नेक्स्ट, आयशा जाहिद। आयशा जाहिद कोई है भी कि नहीं? अज़का ईमान। यस मैम। आप मुझे ये बताएं, ब्रेन के अंदर कौन सा नेक्रोसिस होता है? मैम ब्रेन के अंदर जो नेक्रोसिस होता है मैम वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। लिक्विफेक्टिव होता है बच्चों। मुझे बताएं व्हाट इज वेट गैंग्रीन, इसको डिफाइन करें। ओके मैम, वेट गैंग्रीन मैम जो होती है वो ज़्यादातर मॉइस्ट टिश्यूज में होती है, जैसे कि माउथ, बॉवल, लंग, सर्विस या मतलब इन एरियाज में होती है। और मैम ये ना फूड और बेड स्टोर्स में भी होती है। मुझे मैम इस लाइन की मुझे इसकी उस वक्त भी समझ नहीं आई थी, डायबिटिक फूड बेड स्टोर्स। मैम इसका सोर्स क्या मतलब है? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस वक्त आपका वाइवा चल रहा है। मुझे ये बताएं पहले, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया मैंने एग्जांपल्स नहीं पूछे, मैं पूछ रही हूँ इसको डिफाइन करें। वेट नेक्रोसिस क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी बतानी है आपने। अच्छा मैम, वेट नेक्रोसिस नहीं होते मैम जब हम जो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको सुपर इम्पोज किया जाता है। तो मैम जो कोगुलेटिक नेक्रोसिस होती है मतलब उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है लिक्विफेक्टिव एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया एंड मतलब वो जो फिर ल्यूकोसाइड्स होते हैं वो अट्रैक्ट किया कर दिए जाते हैं। फिर इसके रिजल्ट में मैम हमें एक गैंग्रीन होता है, इसका जो दूसरा नाम है वो इंसो कॉल्ड वेट गैंग्रीन हो जाता है। चलिए ठीक है, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे। ओके मैम, ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद है जी बशैर अशरफ। बशायर, यस मैम, बुशायर। अच्छा बशायर है आपका नाम, सॉरी मैं हमेशा यस मैम। ठीक है। आप मुझे बताएं कि टीबी में कौन सा नेक्रोसिस हो रहा होता है, टाइप ऑफ नेक्रोसिस? मैम किसमें? टीबी के अंदर, ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन। मैम ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। मुझे ये बताएं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में किस टाइप का नेक्रोसिस होता है? मैम मुझे आपके क्वेश्चन नहीं समझ आई। इसमें समझने वाली क्या बात है? टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। डिफाइन रेनॉल्ड डिजीज। मैम ये रेयर डिसऑर्डर है और ब्लड वेसल्स का, ठीक है, और यूजुअली सीन इन फिंगर एंड टॉस में होता है। और मैम इसकी मतलब 3 स्टेज होती है। फिंगर्स जब वाइट होती हैं वो मतलब लेक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से होती हैं, और अगर ब्लू हो जाती हैं तो इस मतलब फिंगर्स में टर्न ब्लू, तो ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं, ठीक है। और फाइनली जब रेड होता है तो ब्लड वेसल्स मतलब उसके अंदर ब्लड फ्लो होने लग जाता है। ब्लूइश कलर क्यों होता है? ब्लड तो उसको जा रहा है, व्हाई इज इट ब्लू? ये मैम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा होता है ना उसमें। ठीक है, और मुझे ये बता दें कि रेनॉल्ड डिजीज जो है वो किस टाइप के गैंग्रीन में होता है? मैम ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, आप जाएं। नेक्स्ट है बिनिश 1524। बिनिश बिनिश चले, बिनिश मजीद। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये दो है ना बिनिश, एक बिनिश मजीद है और एक बिनिश है। यस मैम, मैं बिनेश मजीद हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं फाइब्रोनॉइड नेक्रोसिस किन कंडीशन में होता है? मैम ये इम्यूनोलॉजिकल अगर कोई सेल इंजरी हो उसमें होता है, या फिर अगर हाइपरटेंशन के दौरान, या फिर अल्सर में। ब्रेन में किस टाइप का नेक्रोसिस हो रहा होता है? ब्रेन में मैम लिक्विड इफेक्टिव नेक्रोसिस होता है।
हार्ट में कौन सा होता है? हार्ट में कोगुलेटिव नेक्रोसिस। गुड, ठीक है, आप जाए। नेक्स्ट है बिस्मा ताहिर। यस मैम। आप मुझे बताएंगी न्यूक्लियर चेंजेस के तीनों पैटर्न्स। मैम ये होते हैं डीएनए की ब्रेकडाउन की वजह से और क्रोमेटिन की। तो मैम इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है कैरियोलाइसिस। इसमें बेसोफिलिया होता है क्रोमेटिन का, वो फेड हो जाता है और इसमें डीऑक्सीराइबोस नेज एक्टिविटी होती है। सेकंड पैटर्न होता है पाइकोइनोसिस का। उसमें मैम न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियर जो होता है वो श्रिंक हो जाता है और उसमें बेसोफिलिया इंक्रीज हो जाता है। डीएनए कंडेंस हो जाएगा, उसके बाद उसमें सॉलिड श्रिंकन मास आ जाएगा। थर्ड जो है कैरियोहेरेक्सिस होती है और उसमें मैम जो होता है जो श्रिंकन मास जो सॉलिड मास होता है पाइकोइनोसिस में, वो उसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाती है कैरियोहेरेक्सिस में उसकी। ठीक है, गुड, आप जाए। फतीना जुबैर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मुझे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस बता दें न्यूक्लियर प्रोसेस। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस में ये होता है कि इंक्रीज एसिनोफिलिया हो जाता है और बेसोफिलिया जो होती है ना, उनकी क्वांटिटी लेस होना शुरू हो जाती है और साइटोप्लाज्म वैक्यूलेटेड हो जाते हैं और उसके जो वो सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एंजाइम्स ईट कर लेते हैं, इसकी वजह से वो मॉथ ईटन अपीयरेंस आ जाती है साइटोप्लाज्म की। ठीक है, आप जाए। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट है फातिमा अकमल। कोई है फातिमा अकमल? यस मैम। मुझे ये बताएं कि किडनी में किस टाइप का नेक्रोसिस होगा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ब्रेन में किस टाइप का होगा? ब्रेन में लिक्विफेक्टिव। व्हाट इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिटरल? ये किस नॉन टाइप का किस टाइप के मैम गैंग्रीन है? ये ड्राई गैंग्रीन है जिसमें नॉन आर्थरोस्क्लेरोटिक सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है जो स्मॉल और मीडियम साइज वेन और आर्टरीज को इफेक्ट करती है इन लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटीज में। यह वेस्कुलाइटिस की तरह होती ठीक है। है फातिमा, यू कैन गो। फिजा इफ्तिखार। यस मैम। कॉलन के अंदर यूजुअली कौन से टाइप का गैंग्रीन होता है? ड्राई होता है। नो मैम, गैस वाला होता है, गैस। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में कौन सा होता है? एक्यूट ये फैट निक्रोसिस में आता है। अच्छा, कैल्शियम सोप्स क्या होते हैं? Do you know? कैसे बनते हैं? इसमें ये फैटी एसिड कंबाइन करता है और ये निक्रोसिस की वजह से सेल डेड हो जाता है, इसीलिए वो फैटी एसिड किसके साथ कंबाइन करता है? कैल्शियम सॉल्ट के साथ। हाँ जी, कैल्शियम सॉल्ट से कंबाइन करता है। मुझे एक और जवाब दे दें, मैं आपके पूरे मार्क्स लगा सकूं। मुझे ये बता दें कि पूछूं आपसे, मुझे पिक्नोसिस बता दो बच्चे। पिक्नोसिस ये सेकंड न्यूक्लियर चेंजेस की फेज है जिसमें श्रिंकेज हो जाती है बेसोफिलिया का और जिसमें डीएनए जो कौन है वो सॉलिड फॉर्म में श्रिंक हो जाता है, इसका मास। श्रिंकेज किसका आ जाता है? बेसोफिलिया का? नहीं, कौन डेंस डीएनए की। चलो ठीक है बच्चा, आ जाए। ओके मैम। अब यहाँ पे अब्दुल हनान और अब्दुल रजाक नहीं है और अरीज आसिफ। अरीज आसिफ, आप आ जाए। अनम्यूट क्यों नहीं होती? यस मैम। बच्चा, आप मुझे बताएं कि हार्ट और किडनी में कौन से टाइप का नेक्रोसिस होता है? मैम कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, और मुझे वेट गैंग्रीन की डेफिनेशन बता दें, उसकी पैथोलॉजी बताएं।
मैम वेट गेंग्रीन मॉइस्ट टिश्यूज में होता है लाइक माउथ, लंग, सर्वाइकल्स वगैरह में, और इसमें होता है डायबिटीज फुट बेड मैम सोर्स तो होते अपने हैं। बच्चे पैथोलॉजी बतानी है, पैथोलॉजी वो क्या रहा है अंदर, कौन सा नेक्रोसिस मैम है क्या? वेट गेंग्रीन में वो वाला गैंग्रियनिक नेक्रोसिस जब होता है उसमें जब बैक्टीरियल हो जाती है इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाता है, जो उसमें जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है वो वेट गैंग्रीन में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया की इन्फेक्शन इन्वोल्यूशन की वजह से। मुझे ये बताएं थ्रोम्बोएंजाइटिस ओबिलिटेंस किस टाइप का गैंग्रीन है? मैम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस ड्राई गैंग्रीन की टाइप है। चलो ठीक है, ठीक है बच्चा। और अब्दुल हनान, अब्दुल रजाक नहीं है, और ना ही बीनिश है, बीनिश 1524 वाली। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज।